सर दोस्तों, मैं आपको जोगिंदर चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है एज यूजुअल रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि हरियाणा बीओई 2019 में जो कि एग्ज़ाम हुआ था उससे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब फर्दर जो ये पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम जो आज क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ द रेट होलिंग, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने इससे बिफोर मैंने पहले पार्ट में इसको कवर कर दिया। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप पहले इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसको जाकर देखिएगा, ताकि आपको ये पूरे सीरीज आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेट होलिंग। दोस्तों, रेट होलिंग आप समझ ही सकते हो कि रेट मीनिंग क्या होता है, चूहा होता है, होलिंग मीनिंग होता है बिल, कि व्हाट इज़ रेट होलिंग, कि चूहे के द्वारा बिल बनाना किसे बोलते हैं। तो ये तो एक लॉजिकल देखा जाए तो एक जिस तरीके से ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मीनिंग बनता है। बट इन द सेंटेंस ऑफ पावर प्लांट्स हम बात करें तो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट होलिंग। रेट होलिंग का मीनिंग्स क्या होता है? रेट होलिंग इज़ डिफाइंड एज the emptying of material only in the center of hopper or silo, leaving behind circumferential material। मतलब ये है कि या तो किसी सपोज दैट की कोई हॉपर है या फिर कोई साइलो है, तो उसके सेंटर से माल का खाली हो जाना, या फिर एस का खाली हो जाना, या फिर कोल का खाली हो जाना, या फिर जो फ्यूल है हब्सफायर्ड है उसके बीच से खाली हो जाना। सपोज दैट कि आपने देखा होगा कि जब लंबे टाइम तक जो अपने हॉपर्स लगे होते हैं यूनिट्स के अंदर, या तो एस हॉपर को कह लो, या फिर उसको कॉल हॉपर बोल लो, या फिर फ्यूल फीडिंग हॉपर बोल लो, तो क्या है लंबे टाइम से कि यदि हम उन हॉपर का यूज़ कर रहे हैं फॉर द फ्यूल फीडिंग्स, तो क्या होगा एट दैट टाइम क्या होगा उसमें साथ है एब्रेसिवनेस, चारों तरफ से उसका क्या है एब्रेसिवनेस जो सरफेस है वो बन जाता है। तो आफ्टर दैट क्या होता है कि वो ड्यू टू द एब्रेसिवनेस क्या है वो उस फ्यूल उसके साथ सर्कमफेरेंशियल में क्या है स्टिक आउट होके रहता है। तो क्या है जब हम कोल फीडिंग स्टार्ट करते हैं या फिर क्या है वो फ्यूल या फिर एस या फिर कोल क्या है सेंटर से खाली होता जाता है, लेकिन जो सर्कमफेरेंशियल है एरिया है उस पर क्या है वो स्टिक आउट होके रखा होता है। तो क्या है एट दैट कंडीशन में क्या होता है उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेट होलिंग। तो दैट कि चूहे के द्वारा बिल कर देना, कि सपोज दैट जो आप एरिया देखोगे आपको सेंटर से खाली इसी तरीके से दिखेगा ताकि किसी चूहे ने उसमें होल किया कर रखा हो। तो जो दोस्तों जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़, जो आप यहाँ से मैम से डिनोट देख रहे हो, व्हाट इज़ द विस्कोसिटी एंड व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। कहने का मतलब ये कि भाई विस्कोसिटी क्या होती है लिक्विड फ्यूल्स की और कौन से फैक्टर इसको मेनली डिपेंड करते हैं। तो मोस्टली लोग जो पावर प्लांट्स के अंदर काम करते हैं उन्होंने विस्कोसिटी के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, या इवन इंजीनियरिंग्स में भी पढ़ा होगा, या फिर किसी ने डिप्लोमा कर रखा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा विस्कोसिटी के बारे में। यदि आप लोगों को नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ व्हाट इज़ द विस्कोसिटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल। तो दोस्तों, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue which it offer resistance to the movement of one layer of fluid to another adjacent layer of a same fluid। कहने का मतलब है कि जब एक तरल का जो एक लेयर होता है एक तरल की, वो अपने एडजेसेंट लेयर है तो क्या है एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो मीन्स दैट कि एक उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या है एज ए रेजिस्टेंस क्रिएट करना होता है, तो विस्कोसिटी का फॉर द सेम फ्लूइड के लिए। तो मीन्स दैट कि को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, मोस्टली क्या है विस्कोसिटी को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, क्योंकि जितना हम फ्लूइड का फ्यूल है जो फ्लूइड है उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो एट ए टाइम क्या रहेगा उसमें जो एडजेसेंट लेयर है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या है मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा मूवमेंट रही तो क्या उसकी विस्कोसिटी क्या है उसकी विस्कोसिटी हायर हो जाएगी। तो जैसे ही यदि हम देखा जाए तो यदि हम उस फ्लूइड को हम ठंडा कर देते हैं तो क्या है
जो एडजेसेंट लेयर है सेम फ्लूइड की, क्या उनके बीच में फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस है वो है क्या है कम रहेगा, तो क्या है उसकी विस्कोसिटी क्या हो रहेगी, हाई रहेगी। तो जो मेन फैक्टर है विस्कोसिटी का वो है टेम्परेचर इसको इफ़ेक्ट करता है। इन द सेंस ऑफ कहीं पे भी देखा जाए तो जो हम लिक्विड फुल फ्राइड बॉयलर यूज़ करते हैं, तो जैसे कि हम LD और लाइट डीजल ऑयल यूज़ करते हैं जो काफ़ी विस्कस होता है, क्या उससे पहले हम क्या उसको हीटिंग करते हैं, मीन्स दैट कि एट दैट टाइम उस यदि वो जब ठंडा होता है तो क्या उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, और आफ्टर दैट क्या है हम उसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्या है आफ्टर दैट हम उसको फिर फर्नेस या फर्नेस ऑयल भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, फर्नेस ऑयल भी इस तरीके से काम करता है। तो क्या इस तरीके से जो मेन क्या करता है टेम्परेचर जो हमारा लिक्विड फ्यूल है उसको ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज़ द कोजलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको कोजलिंग का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोजलिंग। कोजल्स मीन्स होता है कोजल्स से ही कोजलिंग बना है कि कोजल्स मीन्स होता है जमना, कि किसी चीज़ का जम जाना। तो कोजलिंग पॉइंट मतलब जमने वाला पॉइंट, किस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड या सॉलिड जमता है वो उस टेम्परेचर क्या करते हैं हम कोजलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इन द सेंस ऑफ यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल में कोजलिंग का मतलब क्या होता है, तो कोजलिंग मीन्स होता है कि द कोजलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड ऑफ ए मेल्टेड सॉलिड इज़ दैट हाइएस्ट टेम्परेचर at which it solidifies. The cogeling point of the liquid is the same as the melting temperature of the solid, but since the solid may be cooled to a temperature below its cogeling point without assuming the solid form. कहने का मतलब ये है कि ये कोजलिंग पॉइंट एक लिक्विड का क्या है कि हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उस पर जिस पे ये सॉलिडिफाई होता है। कि सपोज दैट यदि आपने किसी एक लिक्विड को गर्म करके सपोज दैट कि एक लिक्विड है नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो एक सपोज दैट हम किसी एक जैसे कि हमारा क्या होता है कि इन द सेंस एक छोटा सा मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमारा बेड मटेरियल होता है तो उसका क्या मीन्स दैट कि फ्यूजन टेम्परेचर होता है। तो फ्यूजन टेम्परेचर सपोज दैट कि 1250-1300 डिग्री होता है उसका। तो क्या है कि यदि हम वो उससे अब वो उसको लेके जाएं तो क्या है वो क्या है सॉलिडिफाई होके क्या है जमना स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स दैट कि एट दैट वो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका सॉलिड्स का कि वो एक लिक्विडफाई कंडीशन में आ जाता है। तो क्या मीन्स दैट कि वो उसका क्या हो गया कोजलिंग पॉइंट हो गया। ऐसे ही क्या है यदि कोई सॉलिड फॉर्म है हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या है वो क्या है धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है। एट दैट टाइम इट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। सपोज दैट कि वाटर का ले लेते हैं, वाटर क्या है 100 डिग्री पे बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि इसकी जमने की बात करें तो ये क्या है -1, 2, 3 पे या इसे जम जाता है। तो क्या है ये इसके अपर लोअर और अपर क्या हो गए इसके कोजल्स पॉइंट हो गए कि किस स्टेट पे जाके वो लिक्विडफाई हो जाता है, किस स्टेट पे आ जाके वो जम जाता है, किस स्टेज पे हो जाके बॉइलिंग होने लगता है। These are the only cogeling points of that particular fluid। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ द डीजल इंडेक्स। डीजल इंडेक्स क्या होता है? तो डीजल इंडेक्स की यदि हम आपको बताएं कि व्हाट इज़ द डीजल इंडेक्स। डीजल इंडेक्स वह होता है इट इज़ लाइक ए सिटेन नंबर ऑफ द एक पर्टिकुलर फ्लूइड। तो सिटेन जितना हायर सिटेन नंबर होगा क्या है उतनी ही क्या है बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल हमें मिलेगा। और ये क्या है ये इग्निशन प्रॉपर्टी जो अपना डीजल इंडेक्स है वो फ्लूइड की जो इग्निशन प्रॉपर्टी है वो उसको डिफाइन करता है। तो मीन्स दैट कि जितना भी हायर सिटेन नंबर होगा डीजल का उतना ही वो बेटर एज ए फ्यूल होगा कि उसका उसमें हाई उसी तरीके की हायर रेजिस्टिविटी आपको मिलेंगी। तो इन द सेंस ऑफ यदि इसके बारे में और बात करें तो द इंक्रीजिंग इन द बोथ द डीजल इंडेक्स एंड सिटेन नंबर इंडिकेट द गुड क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। यदि हम जितनी हायर डीजल इंडेक्स में जितना हायर डीजल इंडेक्स होगा उतना ही आपका सिटेन नंबर हाई होगा। तो क्या होगा उसमें कि उतनी ही बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल हमें मिलेगा।
तो डीजल इंडेक्स का मीनिंग्स आपको शायद समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आता तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द इंडक्शन पीरियड। इंडक्शन पीरियड क्या होता है? तो इंडक्शन पीरियड यदि इसके बारे में बताया जाए तो ये अपनी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो उनको डिफाइन करता है, उसी पीरियड में ये इंडक्शन पीरियड आता है। यदि इसके बारे में हम आपको बताएं, इंडक्शन पीरियड इन केमिकल काइनेमेटिक्स is an initial slow stage of chemical reactions. After the induction period, the reactions accelerated. Ignoring induction period can lead to the runaway of the reactions. Means that कि कि जो केमिकल काइनेमेटिक्स होती है, यदि हम सपोज दैट किसी केमिकल की अब रिएक्शन करवाते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेमेटिक्स, ये एक इनिशियल स्टेज में होता है। तो आफ्टर दैट जैसे ही वो इनिशियल स्टेज अपनी ख़त्म हो जाती है, आफ्टर दैट एक बूस्टअप टाइम आता है, मीन्स दैट कि एक एक्सीलरेटेड टाइम आता है। तो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो क्या है कि यदि हम इंडक्शन पीरियड को हटा दिए तो हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इंडक्शन पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें कि रिएक्शंस काफ़ी एक्सीलरेटेड होती है, तो उसको ही हम उस पीरियड को ही हम इंडक्शन पीरियड बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पॉलीडिस्पराइड कोफिशिएंट फॉर पोलराइज्ड फ्यूल, वाई? तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द पॉलीडिस्परोसिटी कोफिशिएंट फॉर पोलराइज्ड फ्यूल, वाई? तो इसके पीछे थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, तो इधर मैं इसको सिर्फ आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसकी n इज इक्वल टू जो पॉलीडिस्परोसिटी जो कोफिशिएंट होता है n, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये y क्या मतलब है, तो y के इसके मैं इसके बारे में नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि आई थिंक इसके बारे में शायद मैं इतना फाइंड आउट नहीं कर पाया हूँ। तो नेक्स्ट में मैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें क्या है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि व्हाट इज़ जो पॉलीडिस्परोसिटी कोफिशिएंट है उसके वो क्यों होता है, n ग्रेटर देन 1 क्यों होता है। तो आप इसको नोट डाउन करके रखना, मैं आपको ज़रूर बताऊँ उसके बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैकिंग एंड पिटिंग? फ्लैकिंग क्या होता है, पिटिंग होता है, ये एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के देखा जाए तो मीनिंग भी एक दूसरे का सेम ही होता है, बट क्या है, इन द पॉइंट ऑफ यदि डेफिनेशन देखें या फिर इन द पॉइंट ऑफ इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, ये क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजंस देखें, तो ये क्या है, डिफरेंट होते हैं। तो ये थोड़े से वर्ड ऐसे होते हैं कि हमें पहली बार सुनाई देते हैं, तो सो दैट हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हेजिटेट होते हैं कि क्या होगा। तो हाँ, हमारी जो पावर सेक्टर है इसमें ये सारे ही कोरिलेटेड होते हैं, तो सो दैट इन पॉइंट्स को हमें जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। तो क्या है, हम इवन फिजिकली देखा जाए तो हम सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ जब जो टर्म है, जो इसकी प्रॉपर टर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम नहीं जान पाते। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि फ्लैकिंग क्या होता है? फ्लैकिंग मीन होता है कि द टू कम्स आउट ऑफ ए सरफेस इन ए स्मॉल टीनी पीसेस, कि कुछ जो मेटल का कुछ टीनी पीसेस में उसके सरफेस से उखड़ के आ जाना, मीन्स दैट वो कहते हैं फ्लैकिंग मीन्स होता है। उसको दैट मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपने कभी देखा होगा कि जो ओपन सरफेस में कुछ प्लेट्स होती है या फिर कोई वाटर के कॉन्टेक्ट्स में कुछ चीज़ें आ जाती है, तो वहाँ पे क्या रस्टिंग हो जाती है। ड्यू टू द रस्टिंग क्या होता है, कुछ जो मेटल सरफेस है कुछ पार्ट्स कम्स आउट होने लग जाते हैं, दैट इज़ तो कॉल्ड द फ्लैकिंग। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैकिंग बोलते हैं। तो अभी आते हैं नेक्स्ट में होती है पिटिंग। आप एक ये पिटिंग वर्ड है, आपको सभी को इससे बिल्कुल भली बात ही परिचित होंगे कि व्हाट इज़ द पिटिंग। पिटिंग मीन्स होता है कि मेकिंग ए होल और इंडिनेशंस इन द सरफेस ऑफ, कि मीन्स दैट कि आपको जो टीनी होल्स होते हैं किसी मेटेरियल सरफेस पे, या टीनी होल का हो जाना, ये ड्यू टू द कोरोजन भी होता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने देखा होगा पिटिंग्स, आपको देखना होगा कि जब आप कभी किसी पंप का आप इम्पेलर खोलते हो, आप देखें उसके इम्पेलर पर एक ब्लैक डॉट से कुछ हो रखे होंगे, दैट इज़ द पिटिंग। पिटिंग्स मीन्स होता है कि ड्यू टू द कास्टिंग इफेक्ट भी पिटिंग होता है। तो
तो क्या होगा कि आप किसी पाइप पे या फिर ट्यूब पे आप जो सुपर की ट्यूब्स भी होती है जो किसी बॉयलर में वाटर केमिस्ट्री प्रॉपर नहीं है, तो आपने देखा होगा कि ट्यूब्स के ऊपर थोड़े छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। दैट इज़ द कॉल्ड द पिटिंग ऑल्सो। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्रैच एंड स्कूफिंग। देखा जाए तो स्क्रैच भी हम जानते हैं क्योंकि डेली यूजेस का वर्ड है। स्क्रैच मीन्स की बाइक स्क्रैच हो गई या फिर स्क्रैच द कूपन्स, तो डिफरेंट क्या स्क्रैच का हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं। लेकिन स्कफिंग क्या होता है? स्कफिंग एक न्यू वर्ड है। तो देखा जाए तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्क्रैच एंड स्कफिंग, कि स्क्रैच एंड स्कफिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं इन द सेंस ऑफ टर्म्स आपको बताया जाए तो स्क्रैच पहले सबसे पहले स्कफिंग क्या होता है। स्कफिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स स्लाइड अगेंस्ट टू ईच अदर लाइक ए शू स्कफिंग वन ऑन ए फ्लोर। ही मीन्स दैट कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपस में उनको रब करते हैं तो क्या दैट इज़ कॉल्ड द स्कफिंग। स्कफिंग मीन्स दैट कि यदि हम सेफ्टी शूज़ हमने पहन रखा, हम फर्स्ट पे ऐसे स्लाइड कर देते हैं उसको शूज़ को, दैट इज़ कॉल्ड द स्कफिंग। स्कफिंग मीन क्या है? उसमें ज़्यादा मटेरियल लॉस नहीं होता। सपोज दैट आप हथेली को रब करोगे, आप देखो कोई मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत जो डस्ट पार्टिकल होंगे वही रिमूव होंगे। दैट इज़ कॉल्ड द स्कफिंग। तो स्कफिंग ये है कि जो भी सिमिलर मेटल है, डिफरेंट मेटल आपस में उसको रब आउट्स करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्कफिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट है स्क्रैच। स्क्रैच मीन होता है इट इज़ यूज व्हेन ए शार्प ऑब्जेक्ट्स रब्स अगेंस्ट एंड नॉन शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक फिंगर नेल्स ऑन स्किन्स। ये कहने का मतलब ये है कि जब कोई नुकीला पदार्थ किसी सॉफ्ट उसके साथ स्क्रैचअप करेंगे तो मटेरियल रिमूव होगा, तो एट दैट कॉल्ड द स्क्रैच। सो दैट कि वहाँ पे कि आपका स्क्रैच का एक इम्प्रेशन छूट जाता है। तो सो दैट कि जो हमारे बड़े लड़कियों के बड़े नेल्स होते हैं, तो सो दैट वो स्किन्स को ऐसे करती है तो क्या वहाँ पे एक लेयर बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैच। क्योंकि एक शार्प ऑब्जेक्ट का एक नॉन शार्प ऑब्जेक्ट के साथ रब आउट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड द स्क्रैच। तो आई थिंक ये जो इस सीरीज़ के जो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर रहे थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो क्योंकि देखो दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप सभी को पता है कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है इन चीज़ों के लिए। तो दोस्तों वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो मुझे मोटिवेशन भी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरे वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रही, क्योंकि इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन मीन्स दैट कि शायद लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो मोटिवेशन हमें मिलता है लाइक और शेयर से। जितने अच्छे लाइक्स होंगे वीडियो पे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ही जल्दी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। मैं बोलता हूँ कि व्यूज़ के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं आपकी प्रिपरेशन करवा दूँगा। इवन ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, ये या फिर डेली बेसिस में लोग अपने आपको पावर प्लांट के रिगार्डिंग बूस्टअप करना चाहते हैं। सो दैट ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, पूरे लाइफ आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। सो दैट दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन दो और लाइक करो यार। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हो तो शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी अच्छे टेक्निकल वीडियो में वीडियो भी यहाँ पे शेयर करता रहता है इस प्लेटफॉर्म पे। सो दैट दोस्तों आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मोटिवेशन दो यार, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस हूँ। सो दैट बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस में और मैं आप मेरी इतनी अच्छी ऑडियंस है और ये ज़रूर करेंगी मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि करती आई हैं और आज आगे भी करती रहेंगी। और मैं कमेंट करता हूँ कि आगे जाके मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा पूरे पावर प्लांट्स की और इवन अदर्स मल्टी यूटिलिटीज़ के लिए भी मैं ऊपर काम कर रहा हूँ। सो दैट सभी के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मल्टी यूटिलिटीज़ सीखो, यहाँ से बॉयलर सीखो, टरबाइन सीखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में जानो। मल्टी यूटिलिटीज़ है, आरओ है, या फिर आप चिलर्स है, वैम है, कंप्रेसर है, जो भी अपनी इंडस्ट्री की मल्टी यूटिलिटीज़ है मैं यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा। सो दैट यदि अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं काफ़ी अच्छी टेक्निकल वीडियोस शेयर करता रहता हूँ।
सो दैट प्लीज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इस तरीके से मैं बातें करता रहा। सो दैट दोस्तों इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, और जल्दी से मुझे मोटिवेशन दो, इस वीडियो को काफ़ी अच्छे लाइक्स दो, शेयर्स दो, और फिर मिलते हैं एक अच्छे ही जल्दी ही एक अच्छे टेक्निक वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो भी BOE मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड ही रहेगा, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। प्लीज़ फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइंस एंड और आप और अपने परिवार को बचा के रखिए। हम यही मनोकामनाएं करते हैं। और आज मैं सभी को विश करना चाहूँगा कि आज विश्वकर्मा डे है, तो हैप्पी विश्वकर्मा डे ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ अच्छे से सेलिब्रेट करिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।